तो क्या हाल है प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है, देखो कल हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था, एसआरपी पढ़ लिया था, एसओपी पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शी। देखिए शी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। अब बेसिकली सी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू हमने 0 इसलिए रखी है क्योंकि होता क्या है, इसे हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। मतलब ये दोनों की तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह। उससे पहले हम शी को समझ लेते हैं। तो शी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कंटेनर चाहिए। इस कंटेनर के अंदर चाहिए आपको एक प्लैटिनम वायर या प्लैटिनम रोड ले लो। प्लैटिनम रोड इसलिए चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो गैस में, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, H2 गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और जो H+ होगा वो लिक्विड स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे एक प्लैटिनम की वायर ले लेंगे। नीचे इसका ना एक सरफेस प्रोवाइडर रहेगा ताकि वहां पे एक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सरफेस बना लेंगे ऐसे, और ये होगा पूरा का पूरा प्लैटिनम का ही। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि ये प्लैटिनम का यहाँ पे ये रोड बना रखा है। अच्छा, इस कंटेनर के अंदर हमें लेना क्या पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एसिड। अब एसिड लेंगे उससे पहले इस प्लैटिनम वायर को हम कर देते हैं कवर। हालांकि ये प्लैटिनम वायर इनर्ट होती है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। और यहाँ पे इसे कवरिंग करेंगे हम। इसे कवरिंग करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा छेद किया, इस छेद में से निकलेगा हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे इसके सरफेस पे बनने वाला है। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये जो प्लैटिनम सरफेस है ना, इस प्लैटिनम सरफेस के ऊपर रिएक्शन होगी और ये दोनों तरह से एक्ट करता है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ये प्लैटिनम की वायर है। अब यहाँ पे हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, हमने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है H+। अब ये जो H+ है ये जाके इस पे डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब H+ जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना, तो ये क्या बनेगा, H बनेगा। अब H बनेगा, H रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये 2H मिला के H2 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर, 2 इलेक्ट्रॉन ने गेन करे, 2H बन के क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस जो है वो बना है 2H+ से, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट से एक हाइड्रोजन गैस निकली। वो हाइड्रोजन गैस का हालांकि प्रेशर हम मेंटेन रखते हैं 1 बार प्रेशर, पर ये वैल्यू वेरिएबल होती है, जो कि मैं तुम्हें आगे की क्लास में भी समझाऊंगा। अभी आपको ये समझना है कि हाइड्रोजन गैस निकली और ये जो ऊपर जो जगह दिख रही है तुम्हें वहां से निकल जाएगी। अब इसको लिखेंगे ऐसे, ई नोट बता रहा हूं मैं यहाँ पे। इट इज यहाँ पे देखो रिडक्शन हुआ है तो इसलिए हमने लिख दिया SRHP, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन हाइड्रोजन पोटेंशियल। पहले H+ लिखा, फिर H2 लिखा क्योंकि उसका रिडक्शन हुआ, और इसकी वैल्यू हमने ले ली 0 इसलिए ली क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। हालांकि इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता होगा, लेकिन सभी के कंपेयर में हमने इसकी वैल्यू को 0 कंसिडर किया है। आप अपनी NCERT बुक में फिगर नंबर, अगर पुरानी बुक है तो 3.3, नई बुक है तो 2.3 करके भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये चीजें हैं। अच्छा, यहाँ से जो हाइड्रोजन मैं बता रहा था, जो हाइड्रोजन गैस इस पे जनरेट होगी वो यहाँ से हाइड्रोजन गैस आराम से निकल जाएगी। अब यही चीज शी, इसे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला। अब यही चीज उल्टा हो जाए, मतलब ये जो रिएक्शन हुई थी ये हुई थी कैथोड पे। कैथोड क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हुआ था। तुम्हें पता है जो रिडक्शन होता है वो हमारा कैथोड पे ही होता है। अगर ये रिएक्शन उल्टा हो जाए, उल्टा इन द सेंस के अब ये रिएक्शन हो जाए एनोड की तरह। अब मतलब मान लो ऐसा सिचुएशन बना कि ये पूरा सिस्टम सेम है, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अंदर एंटर करेगी और वो डिसोशिएट होगा H+ आयन में। ये जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो 1m लेते हैं। तो मैं पूरा सिस्टम ये जो है ना दोबारा से बना रहा हूँ, तुम भी बना लो एक बार। ये प्लैटिनम की वायर थी, इसे हमने कवर किया था, और यहाँ पे कवर करने के बाद ये यहाँ से 2 छेद कर दिए, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आई और वो हाइड्रोजन गैस H2 डिसोशिएट होके H+ में टूट जाएगा। मतलब यहाँ पे ये लॉस करने वाला और ये एनोड की तरह एक्ट करने वाला है। तो रिएक्शन क्या होगी, H2 विल डिसोशिएट इनटू द 2H+ में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा। और ये कहानी होगी इलेक्ट्रॉन एनोड पे, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हाइड्रोजन ना दोनों तरह से एक्ट करता है, रिडक्शन की तरह भी एक्ट करता है और ऑक्सीडेशन की तरह भी एक्ट करता है। यहाँ पे जो शी है, शी यहाँ पे एनोड की तरह एक्ट करने लग रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो है 0, यानी कि
ई नोट की जो वैल्यू आएगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह लें, तो वो भी वैल्यू हमारी क्या आएगी, जीरो आएगी। तो SRHP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन हाइड्रोजन पोटेंशियल ले लो या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, सारी वैल्यू जीरो आने वाली है। तो दोनों केसेस में हमने इसलिए बोला आपको कि शी की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों वो होगी जीरो। अब मैं तुम्हें ना ये रेफरेंस के लिए ना तुम्हें एक पूरा का पूरा एक टेबल दिखाने लग रहा हूँ। ये टेबल में हर एक की वैल्यू को प्री कैलकुलेट करके साइंटिस्टों ने डाल दिया। अब ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट की वैल्यू, और सभी में आप देखोगे जो रिएक्शन लिखी हुई है उन रिएक्शन में ये सब लिथियम है। जैसे तो लिथियम क्या कर रहा है, लिथियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ऐसे ही नीचे देखोगे आप पोटेशियम में तो वो भी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारे रिड्यूस्ड फॉर्म में दिखाए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये रिड्यूस में ही दिखाए जाते हैं, क्योंकि IUPAC कहती है कि हम जो बात करेंगे वो SRHP में बात करेंगे। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो ये SRP में ही दिया जाएगा, नहीं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में दिया जाएगा। और अगर आप नीट जेई दे रहे हो तो फिर उसमें जो है कुछ भी दे देंगे, वो मैं तुम्हें आगे समझा दूंगा। अब मैं मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी है हाइड्रोजन, तो यस ये रहा वो हाइड्रोजन। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्मेट में दी गई, क्योंकि पूरी टेबल उसी पे बेस्ड है। हालांकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो ही मेंशन करते हैं, तो ये जीरो है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये जो हाइड्रोजन है ये इससे जितने भी ऊपर वाले हैं सब नेगेटिव है, मतलब उन सभी का अगर इनको हाइड्रोजन के साथ जोड़े, क्योंकि सेल में दो चीजें होती है ना, एक एनोड एक कैथोड, तो हाइड्रोजन को अगर इनके साथ जोड़े तो उन सभी का ऑक्सीडेशन होगा जो हाइड्रोजन से ऊपर है। जो नीचे है उसके बाद जो नीचे है वो सारे के सारे उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इस बात को आपको वैल्यू से कंपेयर करना है। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो वहां से भी आप रेफरेंस ले सकते हो। टेबल नंबर नई वाली बुक में 3.1, पुरानी वाली बुक में 2.1 है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो जैसे अगर हम कंपेयर करें, जैसे बहुत ही सिंपल है, मान लो मैं तुमसे पूछूं कि मोस्ट यहाँ पे सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो लिथियम की वैल्यू है। अब हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को कंपेयर कराएंगे सभी के साथ और उसके बाद उसकी वैल्यू को हम निकाल देंगे। ठीक है, टेबल नंबर 3.1 में भी देख सकते हो तुम एनसीईआरटी में। जल्दी से इसे बना लो, फटाफट से जल्दी करो। तो देखो ये जो शी का मैंने बताया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। कैसे कैसे एक्ट करेगा, मतलब जब हाइड्रोजन कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, हालांकि वैल्यू रेफरेंस के लिए तो जीरो ही हो गई ना। और जब वो ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, तो यहाँ पे आपने कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। फिर दूसरा हो जाएगा व्हेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ऑक्सीडेशन, मतलब उल्टा। समझ गए। तो इस तरीके से तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कब ये एनोड की तरह करेगा, कब ये कैथोड की तरह करेगा। ये तुम्हें पता चलेगी कैसे, ये पता चलेगी तुम्हें वैल्यू से, तो भाई वैल्यू किसकी कितनी कैसे है। तो मैं अभी तुम्हें वो समझाने वाला हूं, एक बार इसे नोट डाउन करो फटाफट से। अगर मैं इनकी वैल्यू की बात करूं तो मैंने बताया था तुम्हें दोनों ही केसेस में, यानी कि जब ये एनोड होगा तब भी और कैथोड होगा तब भी। मतलब एनोड में तो ये हो जाता है कि चलो ऑक्सीडेशन हो गया, और कैथोड में हो जाएगा कि रिडक्शन हो गया। इन दोनों ही केसेस में ई नोट की वैल्यू, यहाँ पे ई नोट लगाना मैं भूल गया हूँ, तुम ध्यान रखना, ई नोट की वैल्यू जो होगी वो जीरो ही होगी। ठीक है, तो ई नोट की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, जीरो, दोनों केसेस में।
यहाँ तक हो गया आप लोगों का। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हें एसओपी पढ़ाया था मैंने। एसओपी की क्या फुल फॉर्म थी लास्ट क्लास, अगर आपने अच्छे से नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो जाके देखो प्लेलिस्ट में, लास्ट वीडियो में एसओपी और एसआरपी बताई गई हुई है। तो एसओपी जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एसआरपी जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसआरपी के, यानी कि अगर एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है तो एसओपी की वैल्यू कम होगी, या फिर साइन का डिफरेंस होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, यानी एसआरपी अगर प्लस का है तो एसओपी माइनस का होगा। मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी कि अगर एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका क्या होने वाला है, उसका होने वाला है रिडक्शन। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है तुम्हें पता होना चाहिए कि वो एक्ट करता है किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छे तरीके से एक्ट करेगा, तो उसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा देखना। एसआरपी की वैल्यू का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। एसआरपी नहीं पता पिछली क्लास जाके देख लो। दूसरा, अब आते हैं बात किसकी, क्योंकि मैंने बताया एसओपी और एसआरपी साइन के डिफरेंस के साथ अपोजिट होते हैं और वैसे रिलेशन इनका इनवर्स का होता है। तो अगर एसओपी ज्यादा होगा तो उसके अंदर, एसओपी ज्यादा होगा तो उसके अंदर क्या होने वाला है, अच्छा यहाँ पे एसआरपी ही लिख देता हूँ। एसआरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडाइजिंग पावर के, और एसओपी उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो अब रिलेशन ये सही हो गया, एक ही बात है, जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिखा है। अब मैं बात करूँ एसओपी की। एसओपी हालांकि तुम्हें बोर्ड की क्लास में नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, अगर एसओपी ज़्यादा है तो एसआरपी कम है। एसओपी ज़्यादा का मतलब है कि उसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, और अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, या फिर उसके पास रिड्यूसिंग करने की पावर ज़्यादा होगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हमारा कॉन्क्लूजन निकल आया, सेम कंक्लूजन है कि एसओपी होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पे रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट बनना उसका आसान होगा और उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो मेरे ख्याल से आपको एसओपी और एसआरपी में डिफरेंस समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, लिख लो, याद कर लो, समझ लो। ठीक है जी, जल्दी करेंगे। चलते हम आगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि एसओपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, बताओ बताओ बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ऑक्सीडेशन के, और इनवर्सली था एसआरपी के। अगर किसी का भी एसओपी ज़्यादा है, या यूं कहें कि एसआरपी कम है, तो उसके मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। मेटल की रिएक्टिविटी, यानी जो मेटल होता है ना वो रिएक्टिव तभी होता है जब उसका ऑक्सीडेशन हो, और उसका ऑक्सीडेशन कब होगा, जब उसकी एसओपी की वैल्यू ज़्यादा हो या फिर उसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा हो। तो मेटल की रिएक्टिविटी के जितने क्वेश्चंस आएंगे सब इस लाइन से आपको सॉल्व करना है, वैल्यू देख के सॉल्व कर दोगे, क्योंकि एसओपी और एसआरपी की वैल्यू से ही आप मेटल की रिएक्टिविटी को बड़े आराम से कर पा रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पे एक टेबल दिखाता हूँ, देखो लिथियम है, लिथियम की एसआरपी की वैल्यू, यानी लिथियम की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो -3.05 वोल्ट दे रखी है, जो कि है बहुत ही सब, मतलब ये मान लो एसआरपी की सबसे लोएस्ट वैल्यू लिथियम की इसमें है, मेटल की दिखा रखी है। आप देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है, इसकी वैल्यू -3.05 है और इससे अगले वाले की -2.925 है। तो जिसकी सबसे कम वैल्यू है वो तो लिथियम हुआ। अब जो लिथियम की अगर एसआरपी की वैल्यू सबसे कम है, इसका क्या मतलब है, वही मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। एसआरपी की वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब इसकी लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन दिस मेटेलिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कि मेटेलिक सीरीज में लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आई बात।
अगर तुमसे कोई पूछे भाई सोडियम और पोटेशियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो भाई पोटेशियम में। क्यों? क्योंकि पोटेशियम का एसआरपी का वैल्यू कम है। कम का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ देखना है तुमको। सर वो तो 2.9 है, अरे भाई -2.925 है, और सोडियम का देखो -2.714 है। तो इस तरीके से आपको मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में बता देना है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा कि भाई मेटल की रिएक्टिविटी हम बड़े आराम तरीके से, आसान तरीके से कर सकें। अब मैं तुमसे एक आधा क्वेश्चन और पूछता हूँ, उसको ध्यान से समझना। अब मैंने आपको बताया था शी क्या है हमारा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक सेल बनाया, उस सेल के अंदर मैंने क्या किया, उस सेल के अंदर हाइड्रोजन को लिया, ठीक है। और हाइड्रोजन को लेने के बाद मैंने लिया है उसके साथ, अगर मान लो मैं उसके साथ क्या कौन सा लूँ, मान लेते हैं मैं उसके साथ ले लेता हूँ ये आयरन, ठीक है। आयरन लिया है, ये तो पता होगा ना एसआरपी, ये तो चलो पुरानी बातें हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है। इसके साथ मैंने ले लिया कॉपर, ओके ओके। तो बेटा एक बात बताओ, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 0 है। कॉपर की वैल्यू कितनी है? 0.337 है। किसकी वैल्यू ज्यादा है? कॉपर की वैल्यू ज्यादा है। जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी उसी का क्या होने वाला है? रिडक्शन होगा। तो कॉपर एक्ट करेगा कैथोड की तरह, हाइड्रोजन एक्ट करेगा एनोड की तरह। मैंने बताया था ना आपको, मैं दोबारा से बता देता हूं, जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी वो रिडक्शन होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, रिड्यूस होगा, उसका रिडक्शन होगा, वो रिड्यूस होगा। और रिड्यूस होने का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लॉस नहीं करेगा, गेन करेगा। रिड्यूस तभी होगा ना भाई जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन को गेन करते किस रोड पे हैं? तो वो करते हैं कैथोड के ऊपर। एक बात, ठीक है। जिसकी ऐसा इलेक्ट्रॉन का है, ये और लिख लो भाई, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब ये है कि वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। अभी बस आप इतना ही पता लगा लो कि कौन सी चीज कौन सी होगी, तो भी बहुत कुछ हेल्प मिलेगी आगे की क्लासों में, और सब कनेक्ट हो जाएगा। कैथोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा। दूसरा, जिसकी एसओपी, एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। एसओपी तो नहीं देंगे बोर्ड वाले, तो हम एसआरपी की फॉर्मेट में ही लिख देते हैं, मतलब मैं लिख देता हूँ एसआरपी की वैल्यू कम, तो उल्टा हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो एनोड पे जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। अब आते हैं टेबल में, फटाफट से मुझे बताना। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक तो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी होती है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होती है। और उसको मैं कंपेयर कराऊंगा, ध्यान दो, यहाँ पे हाइड्रोजन को कॉपर के साथ कर रहा है। हाइड्रोजन की और कॉपर के ने एक सेल बनाया। हाइड्रोजन की वैल्यू में और कॉपर की वैल्यू में, कॉपर की वैल्यू कितनी है? 0.337, मतलब ज्यादा कॉपर की है, तो कॉपर किसकी तरह एक्ट करेगा? कैथोड की तरह। और हाइड्रोजन किसकी तरह एक्ट करेगा? एनोड की तरह, क्योंकि उसकी एसआरपी की वैल्यू कम है। अगर मान लो मैं हाइड्रोजन और जिंक ले लूँ अब, तो जिंक की वैल्यू और हाइड्रोजन की वैल्यू देखो, मतलब हाइड्रोजन की वैल्यू तो 0 ही है, दिख रहा है। और जिंक की वैल्यू देखो, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है और जिंक की वैल्यू कितनी है? -0.7628। इसका क्या मतलब हुआ कि जिंक की वैल्यू कम है, जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम है उसी का क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब वो एनोड पे होगा, और हाइड्रोजन कहाँ चला गया? कैथोड पे। तो तुमने देखा हाइड्रोजन वक्त के साथ, मतलब उसके साथ कौन है उस हिसाब से अपनी रंगत को बदल लेता है। अगर वो कॉपर के साथ है तो एनोड की तरह एक्ट कर रहा था, अगर वो जिंक के साथ है तो कैथोड की तरह कर रहा था। इसलिए मैंने बताया ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट कर रहा है। पूरा का पूरा टेबल इसी के रेफरेंस से पोटेंशियल को बताया गया है, क्योंकि पोटेंशियल को मेजर करना मुश्किल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना ईजी होता है। तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगर मान लो मैं ले लूँ यहाँ पे हाइड्रोजन एनोड की तरह एक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि कॉपर की वैल्यू जो है वो
0.337 है, मतलब हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा H+ में, H2 कन्वर्ट होगा H+ में। रिएक्शन यहाँ पे उल्टी दे रखी है, पर होगा क्या, ये डिपेंड करेगा कि किसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा या कम है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको अच्छे से समझ में आया है, और आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने वो वॉइस ओवर किया है। और डिटेल में जानने के लिए या तो पिछला वीडियो देखो या इससे अगला वीडियो देखो, थोड़ा सा और समझ में आएगा। और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सिंक्रोनाइज़ करने की आपने कोशिश की है। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ आप इसको फॉलो करिए और अच्छे तरीके से देखो। कोई भी डाउट आता है तो पूछो, क्वेश्चंस वगैरह करो, बहुत अच्छे से तुम सब कर पाओगे। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।